अच्छा, अब हमारे पास है कोगुलेशन डिसऑर्डर। ठीक है, कोगुलेशन डिसऑर्डर तुझे पता होनी चाहिए वो क्या है कि प्लेटलेट प्लग कैसे फॉर्म होता है और कोगुलेशन पाथवे क्या है। ठीक है, देखें हमारे पास जब भी हमारे पास कोई भी इंजरी होती है, एंडोथेलियल की इंजरी होती है, ठीक है, एंडोथेलियल हमारे पास डैमेज हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कि दो तरह के होम्योस्टेसिस होते हैं। एक होता है प्राइमरी होम्योस्टेसिस, होता है सेकेंडरी होम्योस्टेसिस। प्राइमरी होम्योस्टेसिस में इनिशियली ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने के लिए प्लेटलेट प्लग बनता है, ये प्लेटलेट प्लग अनस्टेबल होता है। ठीक है, सेकेंडरी होम्योस्टेसिस अब क्या करता है, इसी प्लेटलेट प्लग को स्टेबल करता है। कैसे स्टेबल करता है? फाइब्रिन की डिपोजिशन से। ठीक है, फाइब्रिन की डिपोजिशन से इसी प्लग को स्टेबल करता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम प्राइमरी होम्योस्टेसिस का पढ़ते हैं जिसमें प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है। देखो सबसे पहले क्या होता है, इंजरी होती है, एंडोथेलियल इंजरी होती है। उसके रिस्पॉन्स में अब ये क्या होता है कि उसके इंजरी के रिस्पॉन्स में सबसे पहले क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, जनरली लोकली क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्टिव एजेंट्स रिलीज होंगे जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे। ठीक है, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके कुछ हद तक। ठीक है, वो फैक्टर्स कौन से, न्यूरल स्टिमुलेशन रिफ्लेक्स हो सकता है या एंडोथेलियल रिलीज होता है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज है कि सबसे पहले क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इंजरी होगी तो वॉन विलिब्रिन फैक्टर जो है वो हमारे पास एक्सपोज कोलेजन है ना, एंडोथेलियल सर्विस पे इंजरी होगी तो कोलेजन एक्सपोज हो जाएंगे, जिस पे आके वॉन विलिब्रिन फैक्टर फिर अटैच होगा। वॉन विलिब्रिन फैक्टर अटैच होगा, फिर वॉन विलिब्रिन फैक्टर, देखो ये एंडोथेलियम था, यहाँ पे इंजरी हुई, यहाँ पे कोलेजन आया सामने हुआ, उस कोलेजन पे आके वॉन विलिब्रिन फैक्टर अटैच हुआ। अब यहाँ से प्लेटलेट आ रहे हैं और प्लेटलेट पे जो है वो एक प्लेटलेट की सरफेस पे क्या लगा हुआ है, GP1B रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये GP1B रिसेप्टर के थ्रू ये प्लेटलेट आएगा। ठीक है, और अटैच होगा इस जगह पे, समझ आ गई, इस वॉन विलिब्रिन फैक्टर पे ये अटैच होगा। प्लेटलेट बाइंड विद वॉन विलिब्रिन फैक्टर बाय GP1B2। ये चीज़ें याद करनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इन सब रिसेप्टर्स जहाँ पे जो रिसेप्टर एक्सटेंट हुआ ना उस पर कैरेक्टरिस्टिक कोगुलेशन डिसऑर्डर होगा फिर आगे, इसलिए मैं आप लोगों को ये रिसेप्टर्स करवा रही हूँ। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो बाइंड करेगा GP1B रिसेप्टर के साथ। ठीक है, बाइंड करने के बाद क्या होगा, प्लेटलेट्स में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। इन चेंजेस के बाद प्लेटलेट से रिलीज होगा क्या, ADP और कैल्शियम, और फिर जाके आगे कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि ADP जो है ना वो P2Y2 रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, ADP जो रिलीज हुआ है, तो क्या करेगा, हमारे पास एक और रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं GP2B और 3A, उसको एक्सप्रेस करवा देगा RBC प्लेटलेट के सरफेस पे, उसकी एक्सप्रेशन करवा देगा। ठीक है, जो ADP रिलीज हुआ है उसने कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट कर दिया है। अब वो क्या करेगा कि एक और रिसेप्टर को प्लेटलेट के सरफेस पे ले आएगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा प्लेटलेट्स इस पॉइंट पे आएंगे, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स जमा हो जाएंगे और रिजल्ट में क्या होगा कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाएगी। ये G2B रिसेप्टर पे क्या होगा, हमारे पास फाइब्रिनोजिन अटैच हो जाएगा, फाइब्रिनोजिन। ठीक है, और बहुत सारे और प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा, प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा, जो रिजल्ट कर देगा कोगुलेशन कैस्केड में के स्टार्ट होने में, मतलब सेकेंडरी होम्योस्टेसिस में प्लग फॉर्म हो चुका है, अब इसे स्टेबल होना है। ठीक है, अच्छा कुछ हमारे पास होते हैं प्रो एग्रीगेशन फैक्टर्स, कुछ होते हैं एंटी एग्रीगेशन फैक्टर्स। प्रो एग्रीगेशन मतलब कि जो हमारे पास थ्रोम्बस बनाएंगे ना, तो उसमें कौन से है, हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 है। ठीक है, और हमारे पास एंटी एग्रीगेशन फैक्टर्स में जो तुम लोगों ने एंटी थ्रोम्बोटिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी है वो प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, PgI2 प्रोस्टासाइक्लिन GMCQs में आता है। ठीक है, प्रो एग्रीगेशन में थ्रोम्बोक्सिन याद करना है और एंटी एग्रीगेशन में प्रोस्टासाइक्लिन याद करना है। अब देखिए हमारे पास प्लग बन चुका है, अब इसे स्टेबल करना है। स्टेबलाइज करने के लिए हमने क्या कहा था, कोगुलेशन पाथवे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये कोगुलेशन पाथवे हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास इंट्रिंसिक पाथ, एक होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, ब्लड के अंदर कोई ऐसा फैक्टर है जो इसे स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, कोई ब्लड का फैक्टर है, जबकि एक्सट्रिंसिक का मतलब है कोई ब्लड का फैक्टर नहीं है, कोई एक्सट्रिंसिक कोई टिश्यू फैक्टर है। ठीक है,
टिश्यू फैक्टर है कोई, टिश्यू फैक्टर, ये चीज़ याद रखना। इंट्रिंसिक पाथवे के साथ जो फैक्टर आप लोगों ने याद रखना है वो कौन सा है, हैगमैन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं फैक्टर 12। ये रिपीटेडली एमसीक्यूज आता है कि इंट्रिंसिक पाथवे किस फैक्टर से स्टार्ट होता है, फैक्टर 12 से, फैक्टर 12 से, जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे किससे स्टार्ट होता है, टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 3। ठीक है, फिर फैक्टर 3 टिश्यू। आसान बात है ना। एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक का मतलब है कुछ ब्लड से बाहर, ब्लड से बाहर मतलब टिश्यू, टिश्यू से बस याद रखो टिश्यू फैक्टर, जिसे हम फैक्टर 3 कहते हैं। ठीक है, और फैक्टर 12 जिसका नाम है हैगमैन फैक्टर, ये नाम के साथ भी आता है और फैक्टर 12 दोनों के साथ ऑप्शंस में आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये पाथवे हम पढ़ते हैं कि जैसे ही हमारे पास एंडोथेलियल इंजरी होगी ना, तो ब्लड सबसे पहले क्या करेगा, ये जो कोलाजन वगैरह हैं वो आके क्या करेंगे, हैगमैन फैक्टर को एक्टिव कर देंगे, फैक्टर 12 को। फैक्टर 12 आगे जाके क्या करेगा, फैक्टर 11 को एक्टिव करेगा। अब ये एक कैस्केड कंटिन्यू हो जाता है, एक फैक्टर दूसरे को, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करता जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। अच्छा, फैक्टर 11 फिर जाके फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है, फैक्टर 9 को। ठीक है, फैक्टर 9 जो है फिर क्या करता है कि जो एक्टिवेटेड फैक्टर 8 है ना, देखो फैक्टर 8 थ्रोम्बिन जो होता है ना, फैक्टर 2 ये मैं बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को। फैक्टर 8 भी एक्टिवेट होता है ना, फैक्टर 8 एक्टिवेटेड, फैक्टर 8 एक्टिवेटेड फैक्टर 9 के साथ और फैक्टर 7 के साथ मिलके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है और फैक्टर 10 जो है वो फिर फैक्टर 5 के साथ मिलता है और एंड पे जाके किसे एक्टिवेट करता है, फैक्टर 2 को। और यही फैक्टर 2 थ्रोम्बिन है। ठीक है, एंड पे ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है। ठीक है, और यही जो यहाँ पे थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, तो यही थ्रोम्बिन फिर जाके और फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को एक्टिवेट करवाता जाता है। ये सारा इंट्रिंसिक पाथवे था। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या मैंने कहा था एक्टिवेट करता है, फैक्टर 3 या टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर किसको एक्टिवेट करता है, फैक्टर 7 को। एक्सट्रिंसिक पाथवे के साथ तो आप लोग बस फैक्टर 7 को याद कर लो। ठीक है, एक्सक्लूसिवली एक्सट्रिंसिक पाथवे का है ये फैक्टर 7। ठीक है, फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है, फैक्टर 7 फिर जाता है कॉमन पाथवे में। अब कॉमन पाथवे में क्या क्या चीज़ें हैं, फैक्टर 2 है, फैक्टर 5 है और फैक्टर 10 है। ये तीनों कॉमन पाथवे के हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे का एक्सक्लूसिव फैक्टर 7 है और इंट्रिंसिक पाथवे को कौन एक्टिवेट करता है, फैक्टर 12 के बाद जाके एक्टिवेट होता है। ठीक है, अच्छा इंट्रिंसिक पाथवे के साथ जो मेन याद कर लो ना और रट लो, वो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 है। ठीक है, फैक्टर 8 स्पेशली फैक्टर 8 याद कर लो। ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी पे आगे डिसऑर्डर्स है ना, हेमोफीलिया हमारा प्यारा सा वो। ठीक है, फैक्टर 8 को इंट्रिंसिक से याद कर लो। अब इंट्रिंसिक का मतलब है कि अंदर अंदर, अपना अपना। इंट्रिंसिक मीन्स अपना ना, अपना 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 ऐसे आता है, इसीलिए इंट्रिंसिक पाथवे के लिए APTT है। ठीक है, याद रहेगा ना इस तरह, मैंने इस तरह ये चीज़ याद की थी और मुझे फिर नहीं भूली थी कि इंट्रिंसिक के साथ APTT है, क्योंकि ये अपना है, APTT। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक जो है वो पराया है, वो PT है सिर्फ। ठीक है, पराया है, पराया, P से पराया, PT है वो। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पराया है इसलिए PT। ठीक है, ये हमारे पास कोगुलेशन पाथवे था, जो इम्पोर्टेंट है करना। ठीक है, अब ये जो है ये फर्स्ट एड की बहुत ही अच्छी डायग्राम है, ये अगर आप लोग कर लो ना तो इंशाल्लाह कोगुलेशन पाथवे के MCQs फिर हमसे मिस नहीं होते। ठीक है, देखो इसमें ये देखो, ये अब एक्सट्रिंसिक पाथवे वाली चीज़ आ गई। टिश्यू फैक्टर होता है जो फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है, फिर वो जाता है कॉमन पाथवे में। ठीक है, अच्छा और ये इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे में ये सारी वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। ठीक है, अब फैक्टर 8 के साथ जो इस पाथवे में मैं याद करवाना चाह रही हूँ आप लोगों को ना, फैक्टर 8 जो है ना वो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर के साथ मिलता है। ठीक है, एक्टिवेटेड फैक्टर 8 क्या आता है, फैक्टर 8 विद वॉन विलेब्रेंट फैक्टर। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास जो दूसरी चीज़ है ना, ये थ्रोम्बिन जो फैक्टर 2 था, थ्रोम्बिन ये एक्टिवेट हो जाता है ना। थ्रोम्बिन फिर क्या करता है कि फैक्टर 1 जिसे हम फाइब्रिनोजन कहते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेटलेट पे फैक्टर 2B पे जो है ग्लाइकोप्रोटीन 2B जो वाला रिसेप्टर जो है इस पर अटैच हो जाता है फाइब्रिनोजन ना।
अब यही फाइब्रिनोजन को यही थ्रोम्बिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है फाइब्रिन मोनोमर में, ठीक है। फिर ये फाइब्रिन मोनोमर क्या करता है कि फाइब्रिन मैश बना देता है प्लग को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। अब ये भी एक MCQ है कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन सा है, फैक्टर 13। फैक्टर 13 इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। फाइब्रिनोजन कौन सा फैक्टर है, फैक्टर 1। थ्रोम्बिन कौन सा है, फैक्टर 2, ठीक है। ये बात याद रखना। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन सा है, फैक्टर 8, ठीक है, जो फिर प्लग को स्टेबलाइज करता है। एंड पे हमने प्लग स्टेबलाइज करवा दिया है। अब चलो जी पढ़ते हैं कि किस पॉइंट पे कौन क्या चीज़ इनहिबिट करेगा। देखो अब ये फैक्टर 8 जो है, ये फैक्टर 8 नज़र आ रहा है ना, साथ वॉन विलिब्रिन फैक्टर जो लगा हुआ है, एक्टिवेटेड फैक्टर 8, इसको इनहिबिट करता है। और साथ ये फैक्टर 10 जो है, इनको इनहिबिट करता है कौन, प्रोटीन C और प्रोटीन S। ये इसके रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अच्छा, थ्रोम्बिन को या फैक्टर 2 को इनहिबिट करता है कौन, एंटीकोगुलेंट्स, एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर 2 पे में, इसीलिए MCQs में आता है एंटी थ्रोम्बिन मेन काम किस पे करता है, फैक्टर 2 पे, ठीक है, और साथ फैक्टर 10 पे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास थ्रोम्बस बंद तो गया है, ठीक है, इसने ब्लड लॉस को रोक दिया है। अब इस थ्रोम्बिन का टूटना ज़रूरी है ना, वरना क्लॉट ब्लड में रह जाएगा और आगे जाके स्ट्रोक वगैरह करवाएगा। तो अब इस फाइब्रिन क्लॉट जो बन गया, अब इसको तोड़ेगा कौन, प्लाज्मिनोजिन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोलिटिक। ये प्लाज्मिनोजिन जो है, ये क्या करेगा, प्लाज्मिन में कन्वर्ट होके इस फाइब्रिन प्लेटलेट प्लग की थ्रोम्बोलिसिस करवाएगा, ठीक है, थ्रोम्बोलिसिस करवाएगा। अगर हमारे पास हम जो थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं, जैसे MI वगैरह हमारे पास हो जाए, तो हम कौन से थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं, एटिपलेज, रेटिपलेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। जो हम स्ट्रेप्टोकाइनेज दे रहे होते हैं ना कार्डियोलॉजी में, यही वजह थी उसकी, ठीक है, क्योंकि ये फाइब्रिन को इस तरह तोड़ता है, फाइब्रिन को अपने डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में तोड़ देता है, जैसे डी डायमर्स है। ये चीज़ याद रहेगी, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम बहुत अच्छा फिगर है। अच्छा, अब हमारे पास एक हीमोफीलिया ए होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास फैक्टर 8 की डिफिशियंसी होती है। हीमोफीलिया बी होता है, जिसे हम क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं, उसमें फैक्टर 9 की डिफिशियंसी होती है। हीमोफीलिया सी में हमारे पास फैक्टर 11 की डिफिशियंसी होता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है और बाकी दोनों एक्स लिंक रिसेसिव हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी डायग्राम है, ये आप लोग कर लो ना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये वाला फिगर, अच्छा, अब MCQs देखो, फाइब्रिन को स्टेबलाइज कौन करता है, फैक्टर 13। कॉमन जो है वो थ्रोम्बिक पॉइंट म्यूटेशन जो है, मोस्ट कॉमन जो है पॉइंट म्यूटेशन कहाँ पे होती है, फैक्टर 5 में, ठीक है, लेडन फैक्टर जिसे हम कहते हैं, फैक्टर 5 लेडन फैक्टर। फैक्टर 8 जो है वो कौन सिंथेसाइज करता है, एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। अच्छा, विटामिन K की डेफिशिएंसी से क्या होता है हमारे पास, फैक्टर 7 बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये चीज़ें अभी आगे मैं आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। देखो ये पॉइंट बस याद रखो, ऑल फैक्टर्स आर सिंथेसाइज इन लिवर, ऑल फैक्टर्स आर सिंथेसाइज इन लिवर एक्सेप्ट 4 and 8। देखो 4 याद कर लो, 4 × 2 8 है, 4 और उसका डबल 4 और 8 जो है वो एंडोथेलियल सेल सिंथेसाइज करते हैं, एंडोथेलियल सेल्स। बाकी सारे के सारे फैक्टर्स लिवर सिंथेसाइज करता है इनके अलावा, ठीक है। ये जनरल हमने पाथवे कर लिया। अब हम अपनी थोड़ी सी डेफिशिएंसीज पे आ जाते हैं, ठीक है।